बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुआज़ रसूल, योर प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स का यूनिट डिस्कस किया था। आज हमने इसी सिलसिले में अपना टेस्ट नंबर 9 डिस्कस करना है। सो अपना काम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, विच डिवाइस इज यूज फॉर कन्वर्जन ऑफ एसी इनटू डीसी। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करना रेक्टिफिकेशन कहलाता है, और रेक्टिफायर के लिए हम नॉर्मली किसका इस्तेमाल करते हैं? डायोड का या सेमीकंडक्टर डायोड का। आपके 86th एमसीक्यू का आंसर होगा सेमीकंडक्टर डायोड यानी बीटा। क्वेश्चन नंबर 87, द आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज इफ द पीक वैल्यू ऑफ एसी सोर्स इज 20 वोल्ट। आपके पास एक एसी सोर्स है, उसकी पीक वैल्यू कितनी है? 20 वोल्ट। और वो किस पे आपने अप्लाई किया हुआ है? एक हाफ वेव रेक्टिफायर पे अप्लाई किया हुआ है, जो आपको एक आउटपुट दे रहा है। आपने उस आउटपुट की क्या निकालनी है? आरएमएस वैल्यू निकालनी है। तो आप सबको पता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो आरएमएस होती है वो पीक वैल्यू का हाफ होती है, यूजुअल फॉर्मूला फॉलो नहीं करती। तो आगे तो एमसीक्यू काफी आसान हो जाता है। पीक वैल्यू आपके पास कितनी है? 20। तो 20 जब 2 से डिवाइड होगा तो आपके 87th एमसीक्यू का आंसर आ जाएगा 10 वोल्ट यानी बीटा। क्वेश्चन नंबर 88, फॉर द सर्किट शोन, सर्किट आपके सामने बना भी हुआ है, रेक्टिफाइड आउटपुट विल बी 0 अक्रॉस रेजिस्टर ड्यूरिंग डैश इफ द इनपुट एसी वेवफॉर्म इज एज फॉलोइंग। इस क्वेश्चन को करने के लिए ये आपके पास एक हाफ वेव रेक्टिफायर है, जिसमें ये एसी सोर्स है कि जिसके पैदा किए हुए एसी को हमने किस में चेंज करना है? हाफ वेव रेक्टिफाइड डीसी में चेंज करना है। और ये एसी ये सिग्नल पैदा कर रहा है, यानी इस डायोड को ये इनपुट दी जा रही है। आपने क्या बताना है कि इस आउटपुट रेजिस्टेंस के क्रॉस 0 आउटपुट कब हासिल होगी, यानी इस आउटपुट रेजिस्टेंस के क्रॉस कोई सिग्नल हासिल ना हो, ये कब होगा? तो अगर मैं इसको आसानी से एक्सप्लेन करूं तो ये ध्यान से देखिएगा, तो आपको ये एसी के पॉजिटिव हाफ साइकिल का पोर्शन दिखाई दे रहा है, जिसपे डायोड क्या होगा? फॉरवर्ड बाइस। तो इस पे आपको आउटपुट मिलेगी, यानी इस पोर्शन पे आपको आउटपुट मिलेगी। इसी तरह जरा इस पोर्शन को देखें तो ये भी आपको एसी के पॉजिटिव हाफ साइकिल का पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इस पे भी आपको आउटपुट मिलेगी। तो ये जो मैंने रेड कलर से शेड कर दी है, इन पोर्शंस ऑफ द इनपुट पे आपको आउटपुट मिलेगी। आपको आउटपुट कब नहीं मिलेगी? जब एक डायोड क्या हो रहा होगा? रिवर्स बाइस हो रहा होगा। और डायोड कब रिवर्स बाइस हो रहा होगा? इस नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। और ये नेगेटिव हाफ साइकिल आपको कहां से कहां तक जाता दिखाई दे रहा है? यहां से यहां तक। और टाइम पीरियड 4 इक्वल हिस्सों में जब डिवाइड होगा तो दिस इज 0, दिस इज t/4, दिस इज t/2, दिस इज 3t/4 एंड दिस इज t। तो यहां से लेके यहां तक नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये डायोड रिवर्स बाइस होगा, कोई आउटपुट नहीं मिलेगी यानी 0। और ये टाइम आपको कहां से कहां तक दिखाई दे रहा है? t/4 से 3t/4 तक। आपकी 88 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 89, इन द फॉलोइंग फिगर व्हाट हैपेंस फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट। नो फिगर आपके सामने सवाल में भी बनी हुई है, मैंने भी यहां पे बना दी है। उसने आपसे क्या कहा है कि बताएं इस एसी साइकिल की पॉजिटिव हाफ इनपुट पे ये सर्किट कैसे बिहेव करेगा। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो सोर्स का ऊपर वाला टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे, नीचे वाला लो पोटेंशियल पे। इसके हाई पोटेंशियल होने का मतलब ये भी हाई पोटेंशियल पे, इसके लो पोटेंशियल होने का मतलब ये भी लो पोटेंशियल पे। इसके पॉजिटिव होने की वजह से D1 क्या होगा? रिवर्स बाइस। लेकिन इसके पॉजिटिव होने की वजह से D4 क्या होगा? फॉरवर्ड बाइस। इसके नेगेटिव होने की वजह से D3 क्या होगा? रिवर्स बाइस। इसके नेगेटिव होने की वजह से D2 क्या होगा? फॉरवर्ड बाइस। तो कौन से दो डायोड्स आपको फॉरवर्ड बाइस होते दिखाई दे रहे हैं? D4 एंड D2। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान कंडक्शन शो करेंगे, कंडक्ट कर जाएंगे। आपके 89th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? चार्ली। क्वेश्चन नंबर 90, टाइम पीरियड ऑफ द रिपल एट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज। सर्किट आपके सामने है। आपने इस सर्किट में, जो कि बाय द वे आपको हाफ वेव रेक्टिफायर दिखाई दे रहा है, आउटपुट का टाइम पीरियड निकालना है। भाई हमने रूटीन की क्लास में पढ़ा था कि हाफ वेव रेक्टिफायर आफ्टर रेक्टिफिकेशन सिग्नल की ना फ्रीक्वेंसी चेंज करता है ना टाइम पीरियड चेंज करता है। इसका क्या मतलब है? आउटपुट का टाइम पीरियड वही होगा जो इनपुट का होगा। तो आप इनपुट का टाइम पीरियड निकाल लें, यानी एसी का टाइम पीरियड निकाल लें, तो वही हाफ वेव रेक्टिफाइड डीसी का भी टाइम पीरियड होगा। उसके लिए ये इक्वेशन हमें गिवन है,
और ये इक्वेशन हमें पहले से पता है। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस का आपस में कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो v किससे कंपेयर होगा, v से, v नॉट किससे कंपेयर होगा, 350 से, साइन किससे कंपेयर होगा, साइन से, और 2 पाई t बाई टी किससे कंपेयर होगा, 100 पाई t से। तो ये आ गया, इसमें ये पाई और आपस में कैंसर, स्मॉल टी और स्मॉल टी आपस में कैंसर, कैपिटल टी उधर चला जाएगा, 100 इधर आ जाएगा, तो कैपिटल टी आ जाएगा 2/100 यानी 0.02 सेकंड विच इज 20 मिली सेकंड। आपके 90th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, चार्ली। क्वेश्चन नंबर 91, कन्वर्जन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन, यानी आपके 91st एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, बीटा। पहले भी बहुत दफा डिस्कस हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 92, कॉमन टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन इज, देयर इज नो सच थिंग एज क्वार्टर वेव रेक्टिफिकेशन, देयर इज ओनली हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन, एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन इज आल्सो नोन एज ब्रिज रेक्टिफिकेशन। आपका 92nd एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा, बोथ ए एंड बी यानी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 93, इन द सर्किट शोन व्हिच टर्मिनल ऑफ द आउटपुट बिकम्स नेगेटिव ड्यूरिंग द कंडक्शन मोड ऑफ द डायोड। ये आपके सामने एक सर्किट है, इसमें आपको दो टर्मिनल्स दिखाई दे रहे हैं, ए और बी। आपने बताना है इनमें से कौन सा टर्मिनल डायोड की फॉरवर्ड बाइसिंग के दौरान यानी कंडक्शन के दौरान नेगेटिव होगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो सोर्स का ऊपर वाला टर्मिनल क्या हो गया, हाई पोटेंशियल पे, और नीचे वाला टर्मिनल क्या हो गया, लो पोटेंशियल पे। अब ये नीचे वाला टर्मिनल लो पोटेंशियल यानी नेगेटिव किसके साथ अटैच हुआ है, डायोड के पी के साथ, तो डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, डायोड फॉरवर्ड बाइस नहीं करेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि इस सर्किट में डायोड पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए फॉरवर्ड बाइस या कंडक्शन अंडरगो नहीं करेगा। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो सोर्स अपनी पोलैरिटी रिवर्स करेगा और ऊपर वाला टर्मिनल लो हो जाएगा और नीचे वाला टर्मिनल हाई हो जाएगा। और अब देखिए हाई जो पोटेंशियल है वो डायोड के पी के साथ अटैच है, तो अब डायोड कौन सी बाइसिंग करना शुरू कर देगा, फॉरवर्ड बाइसिंग करना शुरू कर देगा, यानी अब डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस होगा। और अब अगर डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस होगा, क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। तो अब इस बात को समझने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यह कि नेगेटिव किसके साथ जुड़ा हुआ है, ए के साथ, तो ए बेसिकली लो पोटेंशियल पे आ जाएगा, ये ए नेगेटिव हो जाएगा। आपके इस एमसीक्यू का आंसर है ए यानी अल्फा। दूसरा तरीका कन्वेंशनल करंट को समझने का है, कन्वेंशनल करंट की मोशन को समझने का है। अगर कन्वेंशनल करंट में फ्लो कराऊं तो कन्वेंशनल करंट यूं फ्लो करेगा, हाई से लो की तरफ, यूं और यूं। अब ये सबसे ज्यादा अहम बात है कि आपको करंट किससे किसकी तरफ फ्लो करता दिखाई दे रहा है, बी से ए की तरफ। आप सबको पता है कि कन्वेंशनल करंट किससे किसकी तरफ फ्लो करता है, हाई से लो पोटेंशियल की तरफ। तो अगर करंट किससे किसकी तरफ जा रहा है, बी से ए की तरफ जा रहा है, इसका मतलब बी हाई पोटेंशियल पे होगा और ए लो यानी नेगेटिव पोटेंशियल पे होगा। आई रिपीट, 93rd एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा, अल्फा। क्वेश्चन नंबर 94, द फॉलोइंग सर्किट रिप्रेजेंट्स। ये सर्किट क्या शो कर रहा है, सर्किट आपके सामने भी बना हुआ है, मैंने यहां पे बना भी दिया, तो लेट्स सी ये क्या शो कर रहा है। इसका एनालिसिस करने के लिए अगेन जब एसी का पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो सोर्स ऊपर वाला टर्मिनल हाई पोटेंशियल और नीचे वाला टर्मिनल लो पोटेंशियल पे ले आएगा, जिसके नतीजे में अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव है तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव। नो इसके पॉजिटिव होने से ये दोनों डायोड क्या हो जाएंगे, रिवर्स बाइस। इसके नेगेटिव होने से ये दोनों डायोड क्या हो जाएंगे, रिवर्स बाइस, और आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगी। लेकिन जब आएगा नेगेटिव हाफ साइकिल, सोर्स अपनी पोलैरिटी क्या कर जाएगा, रिवर्स, जिससे ये जो पहले हाई पोटेंशियल पे था वो अब कहां पे चला जाएगा, लो पोटेंशियल पे चला जाएगा, और ये जो पहले लो पोटेंशियल पे था वो कहां पे चला जाएगा, हाई पोटेंशियल पे चला जाएगा। अब तो आप गौर से देखें, चारों डायोड जो पहले क्या हो रहे थे, रिवर्स बाइस हो रहे थे, अब चारों डायोड्स फॉरवर्ड बाइस होना शुरू हो जाएंगे। नतीजा अब आपको आउटपुट मिलेगी। इसका मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल यहां पे रुक रहा है, रेक्टिफाई हो रहा है, और सिर्फ कौन सा हाफ साइकिल पास कर रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल पास कर रहा है। तो पैदा होने वाला आउटपुट यानी ये एक डीसी होगा, और ये कौन सी रेक्टिफिकेशन कहलाती है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कहलाती है। तो ये सर्किट किसको शो कर रहा है, हाफ वेव रेक्टिफायर को शो कर रहा है। 94th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, अल्फा। क्वेश्चन नंबर 95, आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ रेक्टिफायर इज नॉट स्मूथ, इट कैन बी मेड स्मूथ बाय यूजिंग अ सर्किट नोन एज
फिल्टर सर्किट, बहुत दफा डिस्कस हो चुका। 95 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 96, इन अ हाफ वेव रेक्टिफायर व्हेन द डायोड गेट्स रिवर्स बाइस्ड द वोल्टेज अक्रॉस इट्स टर्मिनल। now ये मैंने हाफ वेव रेक्टिफायर आपके सामने बनाया हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा। तो जब ये सोर्स नेगेटिव हाफ साइकिल पैदा कर रहा होगा तो सोर्स का ये पोटेंशियल लो हो गया, ये पोटेंशियल हाई हो गया। अब ये जो सोर्स का लो पोटेंशियल या लो टर्मिनल पार्ट है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? पी के साथ जुड़ा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि डायोड रिवर्स बाइस होगा और कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं सोर्स और डायोड के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं विच इज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इक्वल्स आई आर, तो चूंकि आई रिवर्स बाइसिंग में क्या हो गया? जीरो हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो गया? जीरो हो गया। इसका मतलब सोर्स और डायोड के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। इसका क्या मतलब होगा कि सोर्स और डायोड का पोटेंशियल बिल्कुल सेम हो गया, यानी जो सोर्स का पोटेंशियल होगा वही डायोड का भी पोटेंशियल होगा। यानी आपका 96 एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा? 40, यानी डायोड का पोटेंशियल सोर्स के पोटेंशियल के इक्वल हो जाता है या वोल्टेज के इक्वल हो जाता है। 96 का आंसर होगा 40। क्वेश्चन नंबर 97, इनपुट ऑफ अ रेक्टिफायर सर्किट इज एज फॉलोइंग। If this input is given to the following circuit, the output voltage during 0 to t/2 will be। अगेन मिलता जुलता सवाल है। ये आपके पास हाफ वेव रेक्टिफायर है जो इस एसी सोर्स के पैदा किए हुए करंट को डीसी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। ज्यादा अहम बात सुने कि ये जो एसी सोर्स है ये सिग्नल पैदा करके इस डायोड को फीड कर रहा है, सेंड कर रहा है। तो अब बताएं सवाल क्या है कि 0 से t/2 के दौरान क्या होगा। अच्छा, अगर मैं टाइम पीरियड को 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करूं तो दिस इज 0, दिस इज t/4, दिस इज t/2, दिस इज 3 t/4 एंड दिस इज t। और 0 से t/2 तक का पोर्शन है, यहां से यहां तक का पोर्शन। अब इस पोर्शन में जरा ध्यान से देखिएगा तो इतने पोर्शन के दौरान, जिसको मैंने शेड कर दिया है रेड कलर से, 0 से लेकर t/4 तक के पोर्शन के दौरान आपको इनपुट का पॉजिटिव पोर्शन दिखाई दे रहा है जिसमें डायोड क्या होगा? फॉरवर्ड बाइस होगा और आपको कंडक्शन शो करेगा और करंट फ्लो करवाएगा, आउटपुट आपको मिल जाएगी। लेकिन जरा इस पोर्शन को देखें, t/4 से t/2, इस पोर्शन के दौरान आपको इनपुट का नेगेटिव पोर्शन दिखाई दे रहा है जिसपे डायोड क्या होगा? रिवर्स बाइस होगा और आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगी। इसका मतलब 0 से t/4 तक आउटपुट मिलेगी, डायोड कंडक्ट करेगा और फॉरवर्ड बाइस होगा। और t/4 से t/2 तक आउटपुट नहीं मिलेगी, डायोड कंडक्ट नहीं करेगा और डायोड क्या होगा? रिवर्स बाइस होगा। अगर मैं गलत नहीं तो जरा ध्यान से देखें कि मुझे ये ऑप्शन किस में दिखाई दे रही है? बीटा में, 0 बिटवीन t/4 टू t/2, t/4 टू t/2 0। और मुझे ऑप्शन किस में दिखाई दे रही है? 40 में, नॉन जीरो बिटवीन 0 टू t/4, नॉन जीरो बिटवीन 0 टू t/4। आपके 97th एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा? डेल्टा, यानी बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 98, ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूजुअली हैव डैश इनपुट टर्मिनल्स। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के 2 टर्मिनल्स होते हैं, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग, और ये इनपुट टर्मिनल्स की ऑफकोर्स बात हो रही है। आपके 98 एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा? 2, यानी बीटा। Question number 99, the ratio of order of output resistance of an operational amplifier to its order of input resistance is। आपने ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए आउटपुट रेजिस्टेंस के ऑर्डर और इनपुट रेजिस्टेंस के ऑर्डर, दोनों ऑर्डर्स की क्या निकालनी है? रेशियो निकालनी है। यानी आपने क्या निकालना है? RO ओवर RI। नाउ RO क्या है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आउटपुट रेजिस्टेंस। RI क्या है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इनपुट रेजिस्टेंस। आप सबको पता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आउटपुट रेजिस्टेंस इंतहाई कम होती है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू ओम्स, और ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इनपुट रेजिस्टेंस इंतहाई ज्यादा होती है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेगा ओम्स। ये ओम्स और ओम्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ क्या बनेगा? 1 ओवर मेगा। 1 ओवर मेगा इज 1 ओवर 10⁻⁶, जो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10⁻⁻⁶, और 10⁻⁻⁶ को क्या लिखा जा सकता है? माइक्रो भी लिखा जा सकता है। आपके 99th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? बीटा, यानी ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो। क्वेश्चन नंबर 100, एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज शोन इन द डायग्राम विच पिन रिप्रेजेंट्स द आउटपुट टर्मिनल। मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि अगर ये कट लेफ्ट साइड पे पड़ा हो तो फिर आप पिन्स को एंटी क्लॉकवाइज नीचे से काउंट करना शुरू करते हैं, लेकिन अगर कट राइट साइड यानी दाएं तरफ आ जाए
तो फिर आप इन्हीं पिन्स को एंटी क्लॉकवाइज ऊपर से काउंट करना शुरू करते हैं। इसका मतलब ये होगी पिन नंबर 1, दिस इज पिन नंबर 2, दिस इज पिन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। और उसने आपसे सवाल में क्या पूछा हुआ है, उसने आपसे क्वेश्चन नंबर 100 में आउटपुट पिन का पूछा हुआ है। तो आउटपुट पिन होती है पिन नंबर 6, और पिन नंबर 6 आपको कहां पे दिखाई दे रही है, बी। आपके 100 एमसीक्यू का आंसर होगा बी यानी बीटा। क्वेश्चन नंबर 101, द बायसिंग वोल्टेज फॉर ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज टिपिकली, हमने लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो बायसिंग वोल्टेज ऑपरेशनल एम्पलीफायर का होता है माइनस वीसीसी प्लस वीसीसी, माइनस वीसीसी माइनस 12 होता है, माइनस 12 वोल्ट होता है, और प्लस वीसीसी प्लस 12 वोल्ट होता है। आपके 101 एमसीक्यू का आंसर होगा प्लस माइनस 12 वोल्ट यानी अल्फा। क्वेश्चन नंबर 102, आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आउटपुट रेजिस्टेंस इंतहाई कम होती है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ अ फ्यू ओहम्स। 102 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, अल्फा। क्वेश्चन नंबर 103, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड विच इज ट्रू। तो मैंने एक साइड इंफॉर्मेशन के तौर पे अगर आपको याद हो तो आपको बताया था कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की चूंकि इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स के दरमियान एक इंतहाई हाई रेजिस्टेंस लगी होती है, और उसकी वजह से इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स या इनपुट्स के अक्रॉस प्रैक्टिकली कोई करंट फ्लो नहीं करता। तो दोनों वोल्टेजेस यानी V माइनस और V प्लस यानी इन्वर्टिंग का वोल्टेज और नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज ऑलमोस्ट एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और अगर एक जीरो होगा तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दिस इज फेमसली नोन एज प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। आपके 103 यानी 103 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, बोथ ऑफ दिस यानी चार्ली। क्वेश्चन नंबर 104, द ओपन लूप गेन ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। मैंने आपके साथ दोनों वैल्यूज डिस्कस की थी। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की ओपन लूप गेन आइडियली क्या होती है, इंफिनिटी, और प्रैक्टिकली क्या होती है, 10⁵. 104 एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा, 10⁵ यानी बीटा। Question number 105, the diode used in the circuit shown has a constant voltage drop of 0.7 volt at all the currents and a maximum power rating of 100 milliwatt. What should be the value of resistance R connected in series with the diode for obtaining maximum current? अब जाहिर सी बात है कि किसी डायोड के लिए मैक्सिमम करंट कॉरेस्पॉन्ड भी किसी को करेगा, मैक्सिमम पावर को ही करेगा। सबसे पहले तो हम डायोड के लिए मैक्सिमम पावर के कॉरेस्पॉन्डिंग करंट निकालने की कोशिश करते हैं। उसके लिए टिपिकल फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ, I इक्वल्स P/V। नाउ P कितना आपके पास, 100 मिली यानी 100 इंटू 10⁻³ और वोल्टेज कितना था जो डायोड के अक्रॉस ड्रॉप होता है, 0.7 यानी 7/10। जरा प्लीज ध्यान से देखें, ये जीरो किधर चला जाएगा, ऊपर, तो 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो डायोड 100 मिली वॉट के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना करंट ड्रॉ कर सकता है, 1/7 एम्पियर। अब वो जो डायग्राम आपके क्वेश्चन में बनी हुई है, वहां पे आपने डायोड के साथ एक सेल लगा दिया और सेल की पोलैरिटी या वोल्टेज कितना है, 1.7 वोल्ट, और आपने साथ में क्या लगा दिया, कि रेजिस्टेंस लगा दिया। सवाल क्या है कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बताएं कि ये रेजिस्टेंस क्या होगी कि डायोड मैक्सिमम करंट ड्रॉ करे। तो आगे तो काफी लिहाज से सिंपल हो जाता है, R इक्वल्स VS माइनस VD ओवर I। VS क्या है, सोर्स का वोल्टेज, VD क्या है, वो वोल्टेज जो डायोड के क्रॉस क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। इसको समझने का तरीका ये है कि सोर्स कितना दे रहा है, 1.7 वोल्ट दे रहा है, उसमें से कुछ किसके क्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, रेजिस्टेंस के क्रॉस, और कुछ किसके क्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, डायोड के क्रॉस। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं इसको कुछ इस तरीके से समझाता हूं कि सोर्स का वोल्टेज आगे जाके दो वोल्टेज में डिवाइड हो रहा है, कौन कौन से, डायोड का वोल्टेज प्लस रेजिस्टेंस का वोल्टेज। इसको मैं एक और तरीके से भी समझा सकता हूं, डायग्राम आपके सामने है कि सोर्स के आगे दो कंपोनेंट लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस एंड डायोड, और दोनों कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में। सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम क्या डिवाइड हो जाता है, वोल्टेज। तो सोर्स का वोल्टेज कुछ किसके क्रॉस ड्रॉप होगा, डायोड के क्रॉस, और कुछ किसके क्रॉस ड्रॉप होगा, रेजिस्टेंस के क्रॉस। यहां से अगर मैं डायोड का वोल्टेज इधर ले आऊं तो ये क्या बन जाएगा, VS माइनस VD, और अगर मैं रेजिस्टेंस के वोल्टेज पे सिंपल ओहम लॉ लगा दूं, दैट इज IR, और फिर जब I इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो अब ये फॉर्मूला आपके लिए समझना कोई इतना मसला नहीं होगा। सोर्स का वोल्टेज 1.7, डायोड का वोल्टेज -0.7, मैक्सिमम करंट ड्रॉन बाय द डायोड
1/7। तो ये ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है 1, और नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है 1/7। ये 7 किधर चला जाएगा, ऊपर आपके 105। एमसीक्यू का आंसर क्या होगा 7 ओम यानी 40। क्वेश्चन नंबर 106, इन द सर्किट शोन द आरएमएस वैल्यू ऑफ इनपुट इज 20 वोल्ट, द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इज 2:1, द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अप्लाइड टू द डायोड्स इज। जरा ध्यान से देखिएगा, ये फुल वेव रेक्टिफायर है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये हाफ वेव रेक्टिफायर नहीं है। कौन सा रेक्टिफायर है, ये फुल वेव रेक्टिफायर है। मैंने आपको रूटीन की क्लास में बताया था कि फुल वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफिकेशन करने के लिए आपको कम से कम कितने डायोड्स की जरूरत होती है, 2। लेकिन वो कब होता है, जब आपने साथ में सेंटर टेप ट्रांसफार्मर यूज किया हो, जो कि इस केस में यूज हुआ है। ना अब हमें उस सवाल में क्या कह रहा है कि आपने डायोड के अक्रॉस पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज निकालनी है। ना इसके लिए सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का फॉर्मूला जो आपने पढ़ा हुआ है, वी सेकेंडरी आरएमएस ओवर वी प्राइमरी आरएमएस इक्वल्स एन सेकेंडरी ओवर एन प्राइमरी। ना वी सेकेंडरी आरएमएस हमें नहीं पता, जबकि वी प्राइमरी आरएमएस उसने सवाल में कितनी दी हुई है 20 वोल्ट, जो कि एसी जनरेट कर रहा है, सोर्स जनरेट कर रहा है, और टर्न्स रेशियो कितनी है 2। ये 20 उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आपके पास डायोड के अक्रॉस आरएमएस वोल्टेज कितना आ जाएगा 40। और याद रखिएगा मैंने आपको बताया था कि फुल वेव रेक्टिफायर के लिए आरएमएस का वही फॉर्मूला होता है जो एसी का आरएमएस का फॉर्मूला होता है। यानी आरएमएस का फॉर्मूला चाहे फुल वेव रेक्टिफायर हो चाहे एसी हो, क्या होता है, वी आरएमएस इक्वल्स बी नॉट ओवर √2। तो यहां से √2 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो पीक वोल्टेज किसके बराबर आ जाएगा, वी आरएमएस इंटू √2, जबकि वी आरएमएस किसके बराबर था 40 के। आपके 106 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा 40 √2 वोल्ट, यानी आपके 106 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 107, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर शोन इन द फॉलोइंग हाफ वेव रेक्टिफायर इज। याद रखिएगा, ये हमने डिस्कस किया था कि हाफ वेव रेक्टिफायर जब रेक्टिफिकेशन करता है तो फिर आरएमएस वैल्यू चेंज हो जाती है। नॉर्मल हालात में आरएमएस वैल्यू कैसे निकलती है, पीक वैल्यू को √2 से डिवाइड करके। लेकिन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के बाद आउटपुट डीसी जो आपको हासिल हुआ है उसकी आरएमएस कैसे निकलती है, पीक वैल्यू यानी वी नॉट को 2 से डिवाइड करके। यानी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए आरएमएस क्या होती है वी नॉट ओवर 2, √2 नहीं आता। लेकिन सवाल वी आरएमएस का है ही नहीं है, सवाल पीक वैल्यू का है। यानी आपने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के बाद हासिल होने वाले डीसी की पीक वैल्यू निकालनी है। याद रखिएगा पीक वैल्यू चेंज नहीं होती, यानी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के बाद हासिल होने वाले डीसी की पीक वैल्यू वही होगी जो इनपुट एसी की पीक वैल्यू है। और इसको निकालने का तरीका बड़ा आसान है, डायग्राम आपके सामने बनी हुई है। आपको इनपुट एसी की भी आरएमएस कितनी दिखाई दे रही है 200। तो वहां से अगर हमने क्या निकालनी हो, पीक वैल्यू निकालनी हो, तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल, वी नॉट इक्वल्स वी आरएमएस इंटू √2। वी आरएमएस कितना था 200, और √2 को क्या लिखा जा सकता है 1.4। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 200, और 1.4 को क्या लिखा जा सकता है 14/10। 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 280 वोल्ट है इसके आसपास का आंसर होगा। इसके आसपास का आंसर आपको कौन सा दिखाई दे रहा है 282, यानी 107 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 108, हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट, द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ डायोड ड्यूरिंग कंडक्शन हाफ ऑफ एसी टू इट्स रेजिस्टेंस ड्यूरिंग ब्लॉकिंग हाफ ऑफ द एसी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। नो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन वाला सर्किट है, आपने डायोड्स की 2 रेजिस्टेंसेस निकालनी है। एक रेजिस्टेंस का जब डायोड कंडक्शन शो कर रहा हो यानी फॉरवर्ड बायस हो रहा हो, और दूसरी रेजिस्टेंस का जब डायोड एसी को ब्लॉक कर रहा हो रिवर्स बायस हो रहा हो। आरसी का मतलब है डायोड की उस वक्त की रेजिस्टेंस जब डायोड कंडक्शन शो कर रहा था, और आरबी का मतलब क्या है डायोड की उस वक्त की रेजिस्टेंस जब डायोड एसी को ब्लॉक कर रहा था। यानी आरसी का मतलब क्या है फॉरवर्ड बाइसिंग के दौरान की रेजिस्टेंस, और आरबी का मतलब क्या है रिवर्स बाइसिंग के दौरान की रेजिस्टेंस। ना आपको पता है कि फॉरवर्ड बाइसिंग के दौरान की रेजिस्टेंस कितनी होती है ओहम। जब डायोड फॉरवर्ड बाइस होता है तो उसकी रेजिस्टेंस कम होकर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू ओम्स रह जाती है। और आपको पता है रिवर्स बाइसिंग के दौरान की रेजिस्टेंस क्या होती है ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेवरल मेगा ओम। ओहम ओहम कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा 1/मेगा, और 1/मेगा इज 1/10⁶ या 1:10⁶। आपके 108 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 109,
A half wave rectifier is being used to rectify an AC voltage of frequency 60 Hz. The number of pulses of rectified current obtained in 2 seconds. फिर वही बात, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के दौरान जब आपको डीसी मिलता है, जो आउटपुट मिलती है उसकी फ्रीक्वेंसी वही होती है जो इनपुट की फ्रीक्वेंसी होती है। यानी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए आउटपुट की फ्रीक्वेंसी और इनपुट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सेम। और इनपुट की फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 60 हर्ट्ज अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा। नो, अब उसने क्या कहा है कि आपको आउटपुट पे 2 सेकंड के दौरान कितनी पल्सेस मिलेंगी। नो, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ पल्सेस पर सेकंड। तो 1 सेकंड में आपको कितनी पल्स मिल रही है? 60, विच इज बाय द वे द फ्रीक्वेंसी। तो 2 सेकंड में आपको कितनी पल्सेस मिलेंगी? 60 का डबल, और 60 का डबल क्या होगा? 120। आपके 109 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? बीटा। क्वेश्चन नंबर 110, द स्लोप ऑफ आईवी ग्राफ फॉर रेक्टिफायर इन द फॉरवर्ड बायस मोड इज। रेक्टिफायर क्या होता है? डायोड। आपने डायोड जब फॉरवर्ड बायस हो रहा है उसके आईवी ग्राफ के स्लोप के बारे में बताना। अगर आपको लेक्चर याद हो तो लेक्चर में हम लोगों ने डायोड के फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग दोनों के क्या देखे थे? ग्राफ्स देखे थे। सवाल किसको कंसर्न कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड बायसिंग के बिहेवियर को। नो, फॉरवर्ड बायसिंग का जो बिहेवियर है उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? ग्राफ हम पहले भी देख चुके हैं। और ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि इनिशियल पोर्शन में आपको स्लोप क्या दिखाई दे रहा है? 0। लेकिन इसके फौरन बाद जब आप 0.7 वोल्ट या 0.3 वोल्ट को क्रॉस करते हैं तो स्लोप अचानक क्या होना शुरू हो गया? ज्यादा होना शुरू हो गया। इसका मतलब इस ग्राफ का स्लोप लगातार आपको क्या करता दिखाई दे रहा है? वेरी करता दिखाई दे रहा है। इस ग्राफ का स्लोप लगातार क्या कर रहा है? चेंज हो रहा है। अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप निकालूं तो इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा? y एक्सिस ओवर x एक्सिस, दैट इज I ओवर v, दैट इज 1 ओवर रेजिस्टेंस। तो अगर इस ग्राफ का स्लोप लगातार चेंज हो रहा है तो इस ग्राफ की रेजिस्टेंस भी लगातार आपको चेंज हो रही होगी। बल्कि मुझे जुमला यूं बोलना चाहिए, ग्राफ की नहीं, डायोड की रेजिस्टेंस लगातार तब्दील हो रही होगी। आपके 110th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? अल्फा, यानी वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 111, द रिवर्स करंट इन अ पीएन जंक्शन इज ड्यू टू। मैंने हमें ये डिस्कस किया था कि फॉरवर्ड बायसिंग के दौरान जो करंट होता है वो मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से फ्लो करता है, और रिवर्स बायसिंग के दौरान जो रिवर्स या लीकेज करंट होता है वो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से फ्लो करता है। 111th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? डेल्टा, यानी माइनॉरिटी कैरियर्स। क्वेश्चन नंबर 112, द पोटेंशियल बैरियर फॉर जर्मेनियम एट रूम टेम्परेचर इज। सिलिकॉन के लिए पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट होता है, जर्मेनियम के लिए पोटेंशियल बैरियर 0.3 वोल्ट होता है। आपके 112th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? अल्फा। क्वेश्चन नंबर 113, द रेजिस्टर ऑफ रेक्टिफायर इन फॉरवर्ड बायस मोड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। फॉरवर्ड बायसिंग के दौरान रेक्टिफायर या डायोड के डिप्रेशन रीजन की जो थिकनेस है वो इंतहाई कम हो जाती है, जिससे उसकी रेजिस्टेंस कम होकर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू ओहम्स रह जाती है। 113th एमसीक्यू का आंसर होगा फ्यू ओहम्स, यानी अल्फा। Question number 114, the width of depletion region during forward biasing mode of p-n junction diode। अभी डिस्कस किया फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से डिप्लीशन रीजन की थिकनेस और विड्थ यानी चौड़ाई में और रेजिस्टेंस में ऑफ कोर्स क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। 114th एमसीक्यू का आंसर होगा डिक्रीजेस, यानी अल्फा। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, पीएन जंक्शन इज सेड टू बी फॉरवर्ड बायस्ड व्हेन। तो पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड बायस होता है जब डायोड का पी पार्ट हाई पोटेंशियल पे हो, डायोड का एन पार्ट लो पोटेंशियल पे। आपके 115th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? अल्फा, यानी द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज जॉइंट टू पी सेमीकंडक्टर एंड द नेगेटिव टर्मिनल टू द एन सेमीकंडक्टर। यानी सेल का एनोड पी से जुड़ा हो जिससे पी हाई पोटेंशियल पे आ जाए, और सेल का कैथोड एन से जुड़ा हो जिससे एन लो पोटेंशियल पे आ जाए। आई रिपीट, आपके 115th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? अल्फा। होपफुली तमाम सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अपना बहुत ज्यादा